बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 6 में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, संयुग्मी बिंदु क्या होता है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है, इन टॉपिकों पर बात करेंगे, उन्हें समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखे थे। 6 कंडीशन में कैसे कैसे चित्र बनता है, किस किस स्थिति में आकार क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग उसमें सीखे थे। आज हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में और निम्न 2 और टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला टॉपिक। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के जो बच्चों तरीके हैं वो मुख्य 2 ही हैं। एक तो यदि वस्तु अनंत पर रखी हो और दूसरी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी स्थित हो। इन 2 कंडीशनों में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विधि हम लोग सीखेंगे। तो पहला कंडीशन, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के कंडीशन है वो 2 कंडीशन है। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो इस केस में जो उसका प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आभासी रूप से बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए चित्र से इसे समझा जाए। तो ये उत्तल दर्पण बना दिए हम लोग। उत्तल दर्पण की पहचान, उभरा हुआ तल परावर्तक तल और दबा हुआ कलई वाला तल। परावर्तक तल का मध्य बिंदु का पोल, ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर इसके वक्रता के हिसाब से इसके सेंटर को डिफाइन कर देते हैं, जो वक्रता केंद्र हो गई। और P और C का जो मध्य बिंदु होगा वह इस दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। तो अनंत से रखी जो वस्तु है उससे प्रायः किरणें समांतर चलती हैं। हमने पहले लेक्चर में भी इसको बताया था। तो अगर यहाँ पर कोई एक वस्तु है, वो कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत पर रखी वस्तु को प्रायः हम डॉट डॉट दिखाते हैं। तो अनंत पर वस्तु है। अब वहाँ से जो रेज चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये आने वाली किरणें अब ये किरणें तो परावर्तक तल से ही परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये उसके फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहीं से किरणें परावर्तित होंगी, लेकिन ये आएगा, लगेगा कि ऐसा इसके फोकस से परावर्तित हो रही है। ऐसे यहाँ पे भी तरह से बना दें। तो हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है उत्तल दर्पण के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे उसके फोकस पर आभासी रूप से बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
ऐसा बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे ही बिंदु प्रतिबिंब उसके फोकस पर आभासी रूप से प्राप्त होता है। कलई के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण के केस में वो आभासी प्रतिबिंब ही होते हैं। अब और आभासी प्रतिबिंब बच्चों आप जानते हैं सदैव सीधे होते हैं, वस्तु के सापेक्ष, इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। इनके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बातें कर चुके हैं। तो एक तो ये कंडीशन है कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे उत्तल दर्पण के सामने तो उसका बिंदु प्रतिबिंब उसके मुख्य फोकस पर आभासी रूप से दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम वस्तु को अनंत और उसके ध्रुव के बीच में रखें तब देखिए क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके चित्र पर ध्यान देंगे, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसमें कोई डाइवर्जन पीछे से फैलेगी जरूर, लेकिन इसके लाइन को डॉट डॉट करके फिर इधर रोलर, क्योंकि यहीं से इसी बिंदु से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। सेकेंड बी, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखने पर देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण, कलई कर दिए इसके दबे हुए पोर्शन पे, और ये इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो उसका ध्रुव हो गया, और ये फोकस मुख्य अक्ष, और इधर मुख्य अक्ष को हमने डायरेक्ट रूप से आभासी रूप से बना दिया। इसका ये ध्रुव हो गया, ये इसका सेंटर, और इसका ये मिड पॉइंट पी और सी का मध्य बिंदु उसका मुख्य फोकस एफ। अब हम वस्तु को परावर्तक तल के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखें, कहीं पे भी रखें। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारी वस्तु हो गई। वस्तु इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में है, अनंत और ध्रुव के बीच। तो इस केस में उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जो नियम है हम लोग उसी तरह से करेंगे। एक समांतर लाइन खींचते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण के केस में कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, तो दिखाते हैं। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये किरण आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली लाइन, तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली लाइन, ये लाइन आई, किरण आई, रेखा, प्रकाश किरण। अब ये ध्रुव से सेंटर की ओर जो उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र से जो होकर लाइन या उसकी ओर से जो आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरणें, वो उसी मार्ग का अनुसरण करती है। ये यहीं से टकरा के लिए फिर वापस हो जाएगी। आभासी रूप से यदि देखा जाए बच्चों, इन दोनों किरणों को, जो परावर्तित किरणें हैं ये और ये, फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों किरणें पीछे एक बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं कि यहीं से किरणें आ रही हैं। तो प्रतिबिंब का ये नियम है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब दो या दो से अधिक किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आभासी रूप से कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती है तो वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इस केस में
यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जब, देखिए इसमें कंडीशन है, इसमें हम जोर लगा के बोलेंगे कि जब भी हम उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तो सदैव और सदैव उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में आभासी और वस्तु से छोटा मिलेगा। यहाँ पर इस बात को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट करके, कि जब भी वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच रखते हैं या स्थित होती है, रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सदैव, यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, सदैव, ये होता ही हमेशा, सदैव ध्रुव व फोकस के बीच आभासी तथा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दो तरीके से, एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, और ये केवल दो ही कंडीशन इसमें होते ही हैं। उस वाले में उत्तल दर्पण में तो हम लोग 6 कंडीशन देखे थे, लेकिन इसमें केवल 2 ही कंडीशन। तो पहले कंडीशन को आप समझ ही गए होंगे, अनंत वाला, और सेकेंड, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उस केस में इसका प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दें, कहीं पर यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रखें हम, तो सदैव और सदैव उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर? तो ये आपको बताने के लिए आप इसे ज़रूर 1-2 बार ट्राई करेंगे, अपने से जाएंगे, ताकि आप बहुत पास में रख के बनाइए या थोड़ा दूर में रख के बनाइए। 2-3 बार बनाएंगे तो आप देखेंगे जितनी बार आप बनाएंगे वह ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। इसलिए इसे आप बहुत केयरफुल स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम में यह बहुत बार पूछता है। नोट कर लेंगे। तो केवल 2 ही कंडीशन था बच्चों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, संयुग्मी बिंदु कॉन्जुगेट पॉइंट पर। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। संयुग्मी बिंदु क्या होता है, अगले डाल देते हैं यहाँ पर, संयुग्मी बिंदु कॉन्जुगेट पॉइंट। देखिए, अब तो हम लोग दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना सीख लिए,
तो बात करें संयुग्मी बिंदु की, तो संयुग्मी बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु होते हैं जिस पे एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। थोड़ा सा इस तरह से बताएं फिगर से तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। इसका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र सी और पी के मध्य बिंदु उसका फोकस। मान लेते हैं कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। बिंदु एक, इसका स्केच करिए। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ए पर वस्तु जो रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, बी पर। ये ध्यान दें, कॉन्जुगेट पॉइंट के केस में थोड़ा सा सावधानी बरतना है। संयुग्मी बिंदु वे दो बिंदु होते हैं मुख्य अक्ष पर जिसके एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन गया। तो हम कहेंगे कि ए और बी कॉन्जुगेट संयुग्मी बिंदु है। मतलब ये हुआ कि ए बी संयुग्मी बिंदु हैं, संयुग्मी बिंदु हैं। यदि हम वस्तु को बी पर रख दें, ध्यान दें यही है इंपॉर्टेंस इसका। यदि वस्तु को बी पे रख दें तब उसका प्रतिबिंब ए पर बन जाए, यानी उन्हें हम अदल बदल दें। मतलब वस्तु की स्थिति जो जहाँ पर किसी वस्तु को रखने पर उसका हमें प्रतिबिंब मिला है, उस प्रतिबिंब को, उस प्रतिबिंब की स्थिति पर वस्तु को रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति वाले पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि पॉइंट्स जो है अपनी जगह है, लेकिन वस्तु की स्थिति यदि इन दोनों बिंदुओं पर हम बदलेंगे तो वो अदला बदली हो जाएगी। यानी कि ए पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब बी पर बने, इस केस में तो आप जानते ही हैं। अब यदि वस्तु को मैं बी पर रख दूं तो उसका प्रतिबिंब ए पर बन जाएगा। ये संभव है अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को रखेंगे तो उसकी स्थिति इधर उधर बनेगी। लेकिन यह संभावना उत्तल दर्पण में नहीं बनती है, क्योंकि बच्चों उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब वह कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। अब दर्पण के पीछे यदि यहाँ पर चित्र को खींच के आपको बताएं, यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया और यहाँ हमने किसी वस्तु को रख दिया, तो यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसका बन गया प्रतिबिंब ए और बी। तो क्या यह संभव है? भाई ये तो संभव है कि सामने वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। यदि हम अब वस्तु को बी पे रख दें, दर्पण के पीछे रख दें, तो क्या उसका प्रतिबिंब बन पाएगा? तो उत्तर है नहीं। तो संयुग्मी बिंदु के लिए यह निश्चित होना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनना चाहिए। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तभी ये संभावना है कि जहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है अब वहाँ वस्तु को रख दें तब उसका प्रतिबिंब पहले वाले उसके वस्तु के स्थान वाले पे बन जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ पर? और उत्तल दर्पण में यह संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अब दर्पण के पीछे यदि मैं वस्तु को ले जाके यहाँ बी पे रख दूँ तो क्या अब उसका प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि परावर्तन की घटना ही नहीं होगी। परावर्तन की घटना न होने की वजह से उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो संयुग्मी बिंदु मुख्य करके मुख्यतः इसमें मिलेंगे केवल और केवल
वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही संयुग्मी बिंदु होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में संयुग्मी बिंदु मिल सकते हैं, उत्तल दर्पण में संयुग्मी बिंदु हमें नहीं मिलेंगे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, और कहीं किसी कंडीशन में रखिए। हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है बच्चों, यदि मैं वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दूं तो उस केस में संयुग्मी बिंदु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में जैसे ही आप वस्तु को रखेंगे तब उसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा, और दर्पण के पीछे जिस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, अब वहीं पे ले जाकर वस्तु को फिर रख के देखा जाए तो क्या उसका प्रतिबिंब बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि संयुग्मी बिंदु जो होते हैं वे केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही सत्य हैं, और यह अवतल दर्पण में प्राप्त होंगे, अवतल दर्पण में ही मिलेगा, उत्तल दर्पण में ये नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ नोट्स हम लोग कर लेंगे चित्र के द्वारा। पहले मैं समझा रहा था आपको। तो संयुग्मी बिंदु को डिफाइन करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। संयुग्मी बिंदु वे बिंदु होते हैं, संयुग्मी बिंदु मुख्य अक्ष पर वे दो बिंदु होते हैं जिसके एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब जिसके एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। संयुग्मी बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु होते हैं जिसके एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है ये आप समझ गए हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही सत्य है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पर नोट्स में आप क्या लिखेंगे? नोट्स में इसके बारे में नोट्स आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। इस संयुग्मी बिंदु केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होंगे, या ऐसे पहले संयुग्मी बिंदु केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए संभव है। यह अवतल दर्पण में प्राप्त होते हैं, या आप ऐसे कह सकते संयुग्मी बिंदु केवल अवतल दर्पण में, लेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे इस टॉपिक को। फिलहाल अभी हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, और अवतल दर्पण में संभव है, जबकि उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और जहाँ पे बनता है वहाँ पे यदि आप वस्तु को रख देंगे तो परावर्तन की घटना नहीं होगी, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। जबकि संयुग्मी बिंदुओं की जगह पर वस्तुओं को बदला बदली कर दें तो उसका प्रतिबिंब जहाँ था वहाँ वस्तु, जहाँ पर वस्तु है जहाँ प्रतिबिंब बना, अब प्रतिबिंब की जगह पर वस्तु रख दें तो जहाँ पे वस्तु है वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह से उल्टा। तो संयुग्मी बिंदु को क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, संयुग्मी बिंदु क्या है। इस तरह से हमने समझा भी दिया इसे अच्छे से। अब आते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक पर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अब तक जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं
उसके आधार पर बहुत सारे अंतर हम लोग बना के लिख सकते हैं। अंतर तीसरा, तो सीधे आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। तो पहले तो आप इसकी जो परिभाषा है उसी को लिख दीजिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है और कलई वाला तल उभरा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा होता है तथा कलई वाला तल उभरा होता है। इसमें उत्तल दर्पण का परावर्तक तल ठीक उसी का उल्टा उभरा होता है तथा कलई वाला तल दबा होता है। सेकेंड, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अंतर है, अभी लिखवाए हैं। और क्या अंतर है? अवतल दर्पण में संयुग्मी बिंदु प्राप्त होते हैं या इसमें संयुग्मी बिंदु प्राप्त होते हैं। इसमें संयुग्मी बिंदु प्राप्त नहीं होते। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दृष्टि विस्तार की बात करें, रेंज ऑफ विजुअलिटी। अवतल दर्पण का जो दृष्टि विस्तार होता है वह न्यूनतम होता है, कम होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी रूप में बहुत बड़ा बनता है, लास्ट कंडीशन में आप जानते हैं। वह वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है लेकिन उसके पीछे का जो एरिया है उसका बहुत छोटे से भाग को उसका बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है, बड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन उत्तल दर्पण की खासियत यह होती है, उत्तल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंबों को छोटा बनाता है लेकिन वह बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे जगह क्षेत्रफल को कवर करता है। इस कारण उत्तल दर्पण का जो दृष्टि विस्तार होता है वह अधिक होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसका दृष्टि विस्तार, ये इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा गया है। इसका दृष्टि विस्तार न्यूनतम होता है या कम होता है। आप सीधे लिख दीजिए कम होता है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं इसकी अपेक्षा, उत्तल दर्पण की अपेक्षा। और इसका दृष्टि विस्तार अधिक होता है
अधिक होता है। इसीलिए हम इसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे जब हम इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अभी हम बताएंगे कि हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वो सारी बातें उसमें हम लोग बताएंगे। तो चित्र से थोड़ा सा हम इसके दृष्टि विस्तार के बारे में भी आपको क्लियर कर देंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। जैसे कि किरणें जो आ रही हैं समांतर मुख्य अक्ष पे, तो ये ध्रुव हो गया, ये सेंटर, ये इसका हो गया फोकस। तो ये किरणें परावर्तन के बाद डाइवर्ट होती है, फैलती, फैल रही है। इसका ये जो रीजन है ये काफी बड़ा है, क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसका जो रीजन है बच्चों, यह इसकी अपेक्षा क्या है, छोटा है। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि जो अवतल दर्पण का जो दृष्टि विस्तार होता है वह न्यूनतम होता है, कम से कम होता है, जबकि उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार अधिक होता है। ये एग्जाम में पूछा है, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के टॉपिक में जितनी बातें हम लोग पढ़ें, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी बच्चों तनिक भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर समझाएंगे पुनः इसे व्हाट्सएप के माध्यम से या चैनल के माध्यम से। एक बात मैं और कहना चाहता हूं बच्चों कि इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप इसे गंभीरता से लें। मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं कि समय का अभाव होने के कारण हो सकता है इसे कक्षा में फिर से न पढ़ाया जाए, इसलिए आप इसे बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ें। और साथ ही साथ वे बच्चे जो इससे वंचित हैं, अन्य स्कूल के हों, बाहरी स्कूल के हों, आप उनके फ्रेंड हैं तो आप उनके लिए भी इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, इससे वंचित न रहें। लॉकडाउन के दौरान घर पे रह के सब आराम से पढ़ सकें। एक दूसरे का आप हेल्प करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।